नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अपकृत्य विधि से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक का शीर्षक है मानहानि अर्थात डिफेमेशन। तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, मान हानि अर्थात मान जो है व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, जो इमेज है, जो उसकी छवि है समाज में, उसमें लॉस होना जो है डिफेमेशन कहलाता है। अब मान हानि अगर किसी भी एग्जाम के मेंस में पूछा जाए तो मान हानि में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करने से आपका आंसर जो है वो बड़ा ही ठोस हो जाता है और बहुत ही कंप्लीट हो जाता है और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बस कुछ पॉइंट है, फिंगर टिप्स है, इन्हें याद रखिएगा और इन्हें अपने आंसर में सम्मिलित करिए। आपका आंसर बहुत ही उम्दा हो जाएगा। सबसे पहले मान हानि जब भी पूछी जाए तो सरल शब्दों में इसे परिभाषित करें कि व्यक्ति की छवि, ख्याति, जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, साधारण शब्दों में उस प्रतिष्ठा में यदि किसी भी कथन द्वारा, किसी भी स्टेटमेंट द्वारा कमी हो जाती है, उसमें लॉस होता है, वो उसकी प्रतिष्ठा कम होती है समाज में, तो उसे मान हानि कहा जाता है, डिफेमेशन कहा जाता है। अब अपकृत्य विधि से संबंधित दो बहुत बड़े विधि शास्त्री हैं जिन्होंने भी मानहानि को समझाया है, जैसे कि हम साधारण शब्दों में समझा रहे हैं। तो सबसे पहला नाम सामंड का आता है। तो सामंड ने बताया है कि मानहानि किसी अन्य जीवित व्यक्ति के विषय में, कोई व्यक्ति जिंदा है और उसके बारे में ऐसे असत्य और मान हानिकारक कथन का प्रकाशन है जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं है। मतलब सामान्य यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मानहानि वह है जो हम किसी अन्य जीवित व्यक्ति के बारे में, उसके विषय में कोई झूठा, असत्य और डिफेमेटरी स्टेटमेंट का जो है पब्लिकेशन कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं और ऐसे कथन का प्रकाशन कर देते हैं जिसका कोई भी लीगल उसकी जो है औचित्य नहीं है, उसका जो है कोई भी क्या कहते हैं, वैलिडिटी नहीं है। उस तरह के कथन का जो कि अपने आप में फॉल्स है और डिफेमेटरी है, अगर हम पब्लिकेशन करते हैं तो उस जीवित व्यक्ति के संबंध में उसे मानहानि मान लिया जाता है। यह सामंड की परिभाषा थी। विनफील्ड ने बताया है कि मानहानि ऐसे कथन का प्रकाशन है जिसमें वादी की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई आरोप लगा था। वादी की जो ख्याति है, जो प्रतिष्ठा है, उसके एगेंस्ट कोई भी जो है आरोप लगा था और उस आरोप की, जो आरोप आप लगा रहे हैं, उस आरोप की प्रवृत्ति जो है ना, वादी के प्रतिष्ठा को समाज के जो भी युक्ति युक्त मान सदस्य हैं, जो समाज के विवेकशील सदस्य हैं, उनके आकलन में न्यून करने की प्रवृत्ति थी, जो भी आपने आरोप लगाया है। तो उसका या फिर उस कथन की प्रकृति ऐसी थी जिसके कारण समाज के लोग जो हैं वादी से अलग रहने या बचने को प्रवृत्त हो सकते हैं। तो साधारण शब्दों में समझते हैं, विनफील्ड ने कहा है कि मानहानि किसी भी ऐसे कथन का प्रकाशन है जिसमें वादी की जो इमेज है उसके विरुद्ध आप कोई भी बात कहते हैं और उस बात की प्रवृत्ति जो है वो या तो समाज के अन्य व्यक्तियों के नजर में वादी के प्रतिष्ठा को गिराना हो, या फिर समाज के अन्य व्यक्ति उस वादी से अलग होने या बचने को प्रवृत्त होते हैं, तो उसे हम मानहानि कहते हैं। अब ये तो मानहानि की परिभाषा हो गई और हमारा आंसर लॉ का कभी भी कंप्लीट तभी होता है जब हम उसकी प्रॉपर डिफिनीशन दे दें। अगर कोई सेक्शन है तो उस सेक्शन को लिख दें और उसके इसेंशियल्स बता दें, इंग्रेडिएंट्स बता दें और प्रॉपर केस लॉज दे दें, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें इसमें मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं। तो अब हम जो है, हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने अपनी डिफिनीशन दी सरल शब्दों में, फिर हमने डिफिनीशन सामंड की बताई और फिर हमने विनफील्ड को बताया।
विनफील्ड और सामंट की डिफिनीशन में कोई बड़ा ही अंतर नहीं है। बस सामंट ने ये बताया है कि किसी भी लिविंग पर्सन के बारे में आप झूठा, फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट का पब्लिकेशन करते हैं जिसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, कोई विधिक औचित्य नहीं है, तो वो मानहानि है। और विनफील्ड ने थोड़ा सा इसे और ओपन करके बताया है कि कोई भी ऐसे कथन का प्रकाशन कर देते हैं जो या तो वादी की प्रतिष्ठा को समाज में गिराने की प्रवृत्ति रखता है या फिर समाज के अन्य लोग वादी से दूर होते हैं, बचने को प्रवृत्त होते हैं, तो इसे मानहानि कहा जाता है। अब मानहानि का जो है वो कुछ इसेंशियल्स हैं, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला इसेंशियल है कि कथन मान हानिकारक हो। जो भी आप दूसरे के बारे में कह रहे हैं वो डिफेमेटरी होना चाहिए। स्टेटमेंट शुड बी डिफेमेटरी, मस्ट बी डिफेमेटरी। तो कब मानेंगे कि कोई कथन मान हानिकारक है? तो इसके लिए निम्नलिखित चीजें होनी चाहिए। यदि जो भी कथन आप कह रहे हैं उस कथन का उस कथन को मान हानिकारक माना जाएगा यदि पहला पॉइंट यह है कि यह वादी के प्रति घृणा, अपमान, उपहास अथवा बदनामी पैदा करता है, या दूसरा पॉइंट है उसको उसके पेशा या व्यापार को क्षति पहुंचाया जाता है। आप जो भी कथन करते हैं उससे वादी के पेशा या व्यापार को क्षति पहुंचती हो, या तीसरा पॉइंट है कि जो भी कथन आप कर रहे हैं उससे वादी के पड़ोसियों की दृष्टि में वादी उपेक्षित होता है या तिरस्कृत करने योग्य बन जाता है, तो हम मानते हैं कि आपने जो भी कथन कहा वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉज है, वो है जी श्रीधर मूर्ति बनाम वैलेरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, AIR 1982 का यह मामला है, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1982। इसमें एक अधिवक्ता को अकारण नोटिस जारी कर उसका फर्नीचर, घरेलू सामान व पुस्तकालय जब्त कर लेना मानहानि के तुल्य माना गया था। अब इसमें क्या है कि अधिवक्ता की समाज में प्रतिष्ठा होगी, बिना कारण आपने नोटिस जारी कर दिया और उसके घरेलू सामान, पुस्तकालय आदि को जब्त कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसकी ख्याति समाज के अन्य लोगों के नजर में जो है कम हुई और इसे मानहानि के तुल्य माना गया। दूसरा इसेंशियल एलिमेंट है कि कथनवादी के संदर्भ में होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट तो डिफेमेटरी है ही, उस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट जो है ना वह भी प्लेंटिफ के रेफरेंस में ही होना चाहिए। कथन जो है आपने प्लेंटिफ के लिए ही कहा हो, यह भी सिद्ध होना चाहिए। तो इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि वादी जो है यह प्रमाणित, इसमें मानहानि में के बाद में वादी को यह प्रमाणित करना होता है कि निम्नलिखित 3 बिंदुएं हैं जो हैं उसमें उसे प्रमाणित करना होता है, जिससे यह पता चल जाता है कि कथन जो है वादी को संदर्भित या निर्दिष्ट किया गया है। पहला है कि कथन इस प्रकार से होने चाहिए कि उसमें वादी का संदर्भ संभव हो। मतलब कथन देखने से लग रहा है कि प्लेंटिफ का उसमें उससे रिलेशन है, कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। दूसरा पॉइंट यह है कि कथन को देखने, सुनने या पढ़ने वाले ने वादी को संदर्भित समझा है। मतलब पहला पॉइंट है कि प्राइमा फेसाई वादी का उस स्टेटमेंट से जो है रिलेशन निकल जाए। दूसरा है कि स्टेटमेंट को देखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले ने वादी को समझ लिया कि वादी के संदर्भ में ही यह स्टेटमेंट दिया गया है। और तीसरा पॉइंट बड़ा ही आवश्यक है, यह एक बार बिहार PCS एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी का आशय कथन में वादी का उल्लेख करना रहा हो, यह इमैटेरियल है, इंटेंशन नहीं देखा जाता है। प्रतिवादी का इंटेंशन स्टेटमेंट में वादी का उल्लेख करना रहा हो या नहीं, यह आवश्यक नहीं है। तो इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस है। इसमें न्यूस्टेड बनाम लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड 1914 का वाद है। इस मामले में प्रतिवादीगण ने इस अभिकथन से युक्त एक लेख प्रकाशित किया था कि हैरोल्ड न्यूस्टेड कैम्बरवेल निवासी को द्वि विवाह के लिए दोष सिद्ध किया गया था, बाइगेमी के लिए। कैम्बरवेल निवासी हैरोल्ड न्यूस्टेड को। यह कहानी हैरोल्ड न्यूस्टेड जो मत वितरक था के संदर्भ में सच्ची थी। एक अन्य हैरोल्ड न्यूस्टेड द्वारा जो कैंपबेल का एक हजाम था, इस लेख के प्रकाश के विपरीत मानहानि की कार्रवाई की गई। प्रकाशित लेख में प्रस्तुत किए गए शब्द चूंकि यह अर्धध्वनित करते थे कि वादी को निर्दिष्ट किए गए हैं, अतः प्रतिवादीगण को उत्तरदायी ठहराया गया।
स्पष्ट रूप से इसे समझते हैं। प्रतिवादी गण ने जो है वो कैम्बरवेल निवासी जो मत वितरक था उसने द्विविवाह करा था और उसके लिए दोष सिद्धि हुआ था, उसके बारे में इन्होंने लिखा था अपने न्यूज़पेपर में। परंतु एक अन्य हेरोल्ड न्यूस्टेड जो कैम्पबेल का एक हजाम था, उससे इस लेख का जो है संदर्भ संभव हो रहा था, अतः जो है प्रतिवादी गण को उत्तरदायी ठहराया गया। तीसरा इसमें जो है इसेंशियल एलिमेंट है कि कथन को प्रकाशित होना चाहिए। स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश्ड। कोई भी कथन तभी मानहानि माना जाएगा जब वह प्रकाशित किया गया हो, अर्थात वादी के अतिरिक्त यदि एक भी अन्य व्यक्ति को उस कथन की जानकारी दी गई है तो वह प्रकाशन माना जाएगा। यहाँ पर प्रकाशन भी बता दिया गया है कि कब समझेंगे प्रकाशन हुआ है। तो वादी के अतिरिक्त कोई अन्य एक व्यक्ति भी अगर उस कथन को जान गया तो माना जाएगा कि उस कथन का प्रकाशन हो गया है। इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, थिएकर बनाम रिचर्डसन। इस वाद में प्रतिवादी ने वादी को एक पत्र लिखा और उसमें यह मिथ्या दोषारोपण किया कि वह एक वेश्या है और चकला घर की मालकिन है। इस पत्र को इस प्रकार लिखा गया था कि हर संभाव्यता उस पत्र को वादी के पति द्वारा पढ़ा जा सकता था। मतलब प्रतिवादी ने जब पत्र लिखा और उसमें यह झूठा आरोप लगाया कि तुम जो है एक वेश्या हो और एक चकला घर की मालकिन हो, तो पत्र को इस प्रकार लिखा गया जिससे पूरी संभावना थी कि पत्र को वादी के पति द्वारा पढ़ा जा सकता है। वादी के पति ने उस पत्र को खोलकर पढ़ भी लिया। यह धारित किया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी थे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कथन का प्रकाशन मान लिया जाता है यदि वादी के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति भी उस कथन को जान गया, कम से कम एक अन्य व्यक्ति भी, तो उसे हम मान लेते हैं कि प्रकाशन हो गया कथन का। और चौथा इसेंशियल एलिमेंट है निर्दोष प्रसारण। इसमें पेपर बेचने वाले हॉकर जो होते हैं तथा समाचार पत्र वितरकों को मानहानि का दोषी नहीं माना जाता है। इनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि इन्होंने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को पढ़ा होगा। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, यह हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। मानहानि हमने देखा, जिसमें हमने शुरुआत के पहले खंड में देखा कि हमने साधारण शब्दों में अपनी परिभाषा दी कि मानहानि जो है वो प्रतिष्ठा में कमी करने वाले किसी भी स्टेटमेंट को जो है मानहानि की संज्ञा दी जाती है। उसमें हमने सामंड की परिभाषा और विनफील्ड की परिभाषा देखी। फिर हमने जो है आपको इसके इसेंशियल एलिमेंट केस लॉज के साथ देखे। पहला इसेंशियल एलिमेंट था कि कथन मान हानिकारक हो, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। इसके अंदर भी 3 इसेंशियल हमने देखे, सब इसेंशियल जिसे कह सकते हैं, कि कब हम मानेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट जो है डिफेमेटरी था। तो उसमें हमने पहला देखा था कि वादी के प्रति घृणा, अपमान, उपहास अथवा बदनामी पैदा करता है, या उसके पेशा या व्यापार को क्षति पहुंचाता है, या पड़ोसियों की दृष्टि में उसकी अपेक्षा करता है या तिरस्कृत करने योग्य बना देता है। दूसरा इसेंशियल एलिमेंट हमने देखा था कि कथन वादी को संदर्भित या निर्दिष्ट होना चाहिए। इसमें भी 3 सब इसेंशियल एलिमेंट देखे थे कि कब हम मानेंगे कि कथन वादी को संदर्भित या निर्दिष्ट है। तो पहला, कथन इस प्रकार होना चाहिए जिससे वादी का संदर्भ संभव हो। दूसरा, कथन को देखने, सुनने या पढ़ने वालों ने वादी को संदर्भित समझा हो। और तीसरा, यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी का आशय कथन में वादी का उल्लेख करना रहा हो। तीसरा इसेंशियल एलिमेंट हमने देखा, स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश्ड, अर्थात कथन को प्रकाशित होना चाहिए। और हमने बताया प्रकाशन कब माना जाता है। फिर चौथा इसेंशियल एलिमेंट हमने देखा, निर्दोष प्रसारण का। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, वरना यह लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। और आगे के लेक्चर में हम इसके डिफेंस भी देखेंगे कि यदि मानहानि होती है तो फिर क्या बचाव मिलता है, और कुछ और भी इसके पहलुओं को देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि अगर इस प्रकार से आप एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखते हैं, जैसे आपने सामंड की डिफिनीशन लिखी, विनफील्ड की डिफिनीशन लिखी, फिर 4 इसेंशियल एलिमेंट लिखे, और उन इसेंशियल एलिमेंट में भी सब इसेंशियल्स पॉइंट वाइज लिखा, मतलब आपने बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ न लिख के जो है पॉइंट वाइज अगर आंसर दिया और विथ केस लॉज, प्रॉपर केस लॉज जो मैंने बताया है अगर लिखा, तो यकीन मानिए आपका नंबर बहुत ही शानदार होने वाला है और ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर इसमें कहीं कुछ बचता नहीं है। तो आई होप कि आपको यह लेक्चर समझ आया होगा और आपको अपनी पढ़ाई में बहुत मदद मिल रही होगी। आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें जरूर लिखिए, और हमारे चैनल सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ के साथ बने रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस न होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।